बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आज आपका लास्ट टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। सबसे पहले बेटा लफ्ज़ जनरेटर को समझिएगा। क्या होता है जनरेटर? जनरेटर के बारे में नंबर 1, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी and this electrical energy is in the form of current. So जनरेटर क्या होता है बेटा? ये एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हमारे पास इन दी फॉर्म ऑफ करंट होती है। सो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको करंट के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन देना पसंद करूँगा। नंबर 1, टाइप्स ऑफ करंट। बेटा हमारे पास ना दो तरह की करंट होती है बेसिकली। नंबर 1 करंट को कहते हैं डीसी। अब ये डीसी जो लफ्ज़ है ये निकला है डायरेक्ट करंट से। अब डायरेक्ट करंट को आप सिंपली कह सकते हैं, इस तरह भी याद रख सकते हैं कि इट इज़ अ कांस्टेंट करंट। डेफिनेशन देखते हैं पहले इसकी। करंट विच डज नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसी करंट जो वक्त के लिहाज से अपनी पोलैरिटी को ना चेंज करे, ऐसी करंट को कहते हैं बेटा डीसी करंट। अब सिंपली अगर मैं इसकी आप लोगों के साथ एग्जांपल शेयर करूं तो बेटा जो आपके मोबाइल्स जिस बैटरी पे वर्क करते हैं, या आपकी गाड़ियों में, कारों में जो बैटरीज होती हैं, या आपकी यूपीएस के साथ अटैच होने वाली जो बैटरीज होती हैं, बेटा ये सारी की सारी जो आपको करंट प्रोवाइड करते हैं वो ऐसी करंट होती है जिसे हम डीसी करंट कहते हैं, या इसको डायरेक्ट करंट भी कह सकते हैं हम। अब बेटा इसका मैं आपके साथ वेव पैटर्न अगर ड्रॉ करूं तो इसका वेव पैटर्न कुछ यूँ होता है कि ये जो डायरेक्ट करंट है सिर्फ 2 स्टेट्स में होती है, या तो करंट ऑफ हो सकती है या फिर करंट ऑन हो सकती है। इसके अलावा तीसरा कोई भी फिनोमेना नहीं हो सकता। सो इसे हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट करंट है ये 0 या 1 की फॉर्म में हो सकती है। 0 का मतलब कि करंट 0 है, कोई भी करंट हमें नहीं मिल रही, और 1 का मतलब है कि करंट ऑन है, करंट हमें मिल रहा है। इसके अलावा तीसरी कोई भी कंडीशन नहीं होती। इसे हम अपने लिए ज़्यादातर यूज़ नहीं करते क्योंकि इट इज़ एन एक्सपेंसिव काइंड्स ऑफ करंट, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते। चैप्टर नंबर 16 में जाके डिटेल पढ़ेंगे इन करंट्स के बारे में, बट अभी तक फिलहाल इतना ही काफ़ी है। सेकंड बेटा जो टाइप्स ऑफ करंट है दैट इज़ एसी। एसी लफ्ज़ निकला है अल्टरनेटिंग करंट से। अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है पहले डेफिनेशन देखें। करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन या विच चेंजिंग इट्स पोलैरिटी कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक ऐसी जो है वो करंट जो वक्त के लिहाज से हर वक्त अपनी मुसलसल पोलैरिटी को चेंज कर रही हो, ऐसी करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बेटा अगर मैं इसके सोर्स के बारे में आप लोगों को बताऊं, हाँ चैप्टर नंबर 16 में आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बड़ी डिटेल में बात करेंगे। सो उसका नाम ही अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये बता दूं बेटा, जो आपके घरों में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी आती है आपको पावर स्टेशन से। अब पावर स्टेशन से आने वाली जो करंट है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बड़ी डिटेल में, बड़ी मज़े से हमने चैप्टर नंबर 16 में इसके बारे में पढ़ना है। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है इसके लिए। और इसका मैं वेव पैटर्न अगर ड्रॉ करूं तो बेटा ये इस अल्टरनेटिंग करंट का वेव पैटर्न होता है कि टाइम टी के लिहाज से हर एक पॉइंट के ऊपर इस करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली बेटा क्या कर रही है, चेंज कर रही है। ये वेव पैटर्न को बेटा कहते हैं साइन वेव पैटर्न। चैप्टर नंबर 8 में फर्स्ट ईयर के अंदर आपने इसके बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो इस करंट के देखें ज़रा 2 पोर्शन बन रहे हैं। अपर पोर्शन पॉजिटिव है, लोअर पोर्शन नेगेटिव है। 0 से करंट स्टार्ट हुई और मसलसल चेंज करती जा रही है। तो ऐसी करंट जो अपनी हर पॉइंट के ऊपर करंट की वैल्यू को चेंज कर रही हो, ऐसी करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। सो इससे फिर क्या बना, एसी जनरेटर फिर क्या होगा? जनरेटर हमने पढ़ा कि जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फिर एसी का मतलब ये होगा कि वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी जो इन दी फॉर्म ऑफ एसी करंट हो। तो ऐसे जनरेटर को कहेंगे एसी जनरेटर। मैं फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ। द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एसी करंट, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एसी जनरेटर। सो बेटा ये एक डिवाइस है, तो डिवाइस है तो इसका कोई ना कोई प्रिंसिपल भी होगा।
जिस प्रिंसिपल के ऊपर एसी जनरेटर वर्क करता है वो प्रिंसिपल है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 15 में बड़ी डिटेल में आपने इस बारे में पढ़ा हुआ है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो सिंपली आपने फिलहाल ये याद रखना है कि एसी जनरेटर किस वर्क के ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे एज ए एमसीक्यूज भी आपने याद रखना है। अब आते हैं एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। सबसे पहले मैं इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और पार्ट के साथ साथ ही हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 बेटा, नंबर 1 यहाँ पे वर्ड लिखा होगा बुक में आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? इट इज़ अ स्कल्पचर। लो जी, अभी तक आर्मेचर की समझ नहीं थी आई कि हमारे पास स्कल्पचर भी आ चुका है। स्कल्पचर क्या होता है बेटा? एक हमारे पास ना आयरन सिलेंडर होता है। इस सिलेंडर के ऊपर हमने क्या किया होता है, आयरन की या कॉपर की वायर्स की n नंबर ऑफ टर्न्स चढ़ाई होती हैं। तो ये पूरा सिस्टम ये n नंबर ऑफ टर्न्स पे कंसिस्ट, ये सिस्टम को हम बेटा सिंपली आर्मेचर के नाम पे याद करते हैं। सेकंड, एसी जनरेटर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए परमानेंट मैग्नेट, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए हम कोई मैग्नेट को यूज़ करेंगे और वो मैग्नेट क्या होने चाहिए? परमानेंट मैग्नेट होने चाहिए। इस दफ़ा हमने जो परमानेंट मैग्नेट यूज़ किए हैं, हमने एक बार मैग्नेट यूज़ किया हुआ है। एक उसका नॉर्थ पोल है और दूसरा बेटा उसका साउथ पोल है। तो परमानेंट मैग्नेट हो गया और इस कॉइल को हमने प्लेस किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्या होते हैं? अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस कॉइल की 2 पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट है। इसके ऊपर ना यूं गोल जो लगे हुए हैं दैट इज दे आर स्लिप रिंग्स। क्या होते हैं स्लिप रिंग्स बेटा? स्लिप रिंग्स का काम ये होता है कि अगर किसी वायर से करंट आ रही हो तो उस करंट को बाहर किसी सोर्स को, किसी लोड को, किसी रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करना। तो स्लिप रिंग का काम क्या होगा? अगर इस कॉइल के अंदर कोई करंट प्रोड्यूस हो, उस करंट को बाहर किसी आउटपुट को प्रोवाइड करे। तो यहाँ तक एक चीज़ होगी। सेकंड बेटा, स्लिप रिंग यहाँ पे ना 2 होंगे, पेयर के हमने एक को S1 एक को S2 का नाम दिया हुआ है। फिर है जी कार्बन ब्रशेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। ये जो कार्बन ब्रशेज होते हैं ना, ये स्लिप रिंग्स के साथ अटैच होते हैं। मैंने इनको नाम दिया हुआ है C1 C2 का। कार्बन ब्रशेज का काम बेटा ये होता है कि करंट जो आ रही है उसकी डायरेक्शन को चेंज ना होने देना, उनकी डायरेक्शन को यूं नहीं रखना, एक ही डायरेक्शन रख के उन्हें बाहर आउटपुट के ऊपर प्रोवाइड करना। उसके बाद बेटा लास्ट के ऊपर है मैकेनिकल सोर्स। चूँकि हमने पढ़ा था कि जनरेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब इस कॉइल को अगर मैं घुमाना चाहता हूँ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मुझे कोई मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। उस मैकेनिकल वर्क के लिए मैं एक मैकेनिकल सोर्स यूज़ करता हूँ। सिंपली आप याद रखेंगे यहाँ पे जो मैंने मैकेनिकल सोर्स यूज़ किया है वो एक टरबाइन है, एक मोटर लगाई हुई है और वो मोटर इस पूरी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएगी। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल मूव करेगी तो यहाँ पे होगा क्या? अकॉर्डिंग टू फैराडेज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होने का मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज हो किसी जगह पे तो वहाँ पे EMF इंड्यूस होता है। और अगर ये क्लोज्ड लूप बन जाए तो यही इंड्यूस EMF यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट करवाएगा। इसी करंट को हम कहेंगे AC करंट। समझ आ गई बात की कि नहीं? आइए हम प्रॉपर इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग, अब बेटा इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग में बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ रहेगी वो है इंड्यूस EMF को हमने डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 14 में जो आपने इंड्यूस EMF के बारे में पढ़ा था उसे मैं रिकॉल करता हूँ दोबारा। हमारे पास ना एक फ़र्ज़ करें, एक जो है वो कॉइल है। इस कॉइल को हमने प्लेस किया हुआ है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है B। इस कॉइल के डिफरेंट साइड्स हैं, साइड्स के नाम मैंने रख दिए A B C D। ये काम आप पहले कर चुके हुए हैं लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। बेटा इसकी जो टोटल लेंथ है लेट्स सपोज वो L है। उसके बाद बेटा ये वो पॉइंट है O,
इस पॉइंट के इर्द गिर्द ये कॉइल क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। इस पॉइंट का B से लेके O तक जो डिस्टेंस है वो R है, और O से लेके C तक ये भी डिस्टेंस R है। तो अगर मैं यहाँ से C से B तक देखूँ बेटा, C से B तक, तो ये विड्थ नहीं बन जाती इस पूरी कॉइल की। तो विड्थ कैसे बन रही है बेटा, वो बन रही है R प्लस R दैट इज इक्वल टू 2R। ये आगे जाकर मैंने रिजल्ट यूज़ करना है। उसके बाद टोटल जो लेंथ ऑफ दी ये कॉइल है दैट इज L। तो ये भी आपने याद रखना है। हाँ, हुआ क्या था उस केस को दोबारा मैं डिस्कस करने लगा हूँ। सपोज करें कि अगर ये जो कॉइल है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी इस कॉइल के अंदर। और हमने ये भी बात पढ़ी थी कि अगर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, तो इस करंट के फ्लो करने की वजह से बेटा इस कॉइल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। वो फोर्स बेटा इस पूरी कॉइल को क्या करवाएगी, रोटेट करवाएगी। तो चैप्टर नंबर 14.2 जो आर्टिकल था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी कॉइल को हमने प्लेस किया हो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसमें से कोई करंट आई फ्लो कर रहा हो, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। हेयर थीटा इज एंगल बिटवीन L एंड B। ये थीटा डिसाइड करेगा कि इन चार साइडों में से कौन सी वाली साइड पे फोर्स लगेगी और कौन सी वाली साइड पे फोर्स नहीं लगेगी। आइए बेटा हम पहले साइड A और B की तरफ की बात करते हैं। अब A से B की तरफ को आ रही है, तो लेंथ की डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में लूँगा जिस डायरेक्शन में मैं अपने आप को चला रहा हूँ। तो मैं A से B की तरफ को आ रहा हूँ, तो लेंथ की डायरेक्शन भी यही बनेगी। तो इस केस में फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ये एंगल थीटा डिसाइड करेगा। और थीटा एंगल है बिटवीन B एंड L। यहाँ से देखें बेटा, L की डायरेक्शन थी डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। साइड A B के ऊपर लगने वाली फोर्स को मैं F1 कह देता हूँ, और F1 वाली साइड के ऊपर जब एंगल 90 डिग्री होगा तो हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब ये होगा कि A B साइड के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। सेकंड बेटा, हम B और C साइड पे आते हैं। अब B और C साइड के ऊपर जब आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो है लेफ़्ट टू राइट, जबकि लेंथ B से C की तरफ होगी, ये होगी राइट से लेफ्ट। दोनों में एंगल बन रहा है 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू होगी 0। इसका मतलब B से C साइड के ऊपर मैं फोर्स को नाम दे देता हूँ F2 का। यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स होगी 0। इसका मतलब वहाँ पे कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। थर्ड साइड है CD, तो CD साइड पे हम डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे हैं, तो लेंथ बनेगी डाउनवर्ड से अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा ही लेफ़्ट से राइट रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड है लेफ़्ट से राइट। इस केस में दोबारा एंगल कितना बन रहा है बेटा, 90 डिग्री। इसका मतलब साइड CD की तरफ अगर मैं फोर्स को कहूँ कि ये है F3, तो इस केस में हमें फोर्स इस साइड पे भी नज़र आएगी। और लास्ट पे साइड बचेगी DA। अब D से A की तरफ जाएंगे तो हम जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, यानी लेंथ है लेफ़्ट टू राइट, और B भी है लेफ़्ट टू राइट। इस केस में एंगल बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो एवरीबडी नोज दैट कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो इसका मतलब जो साइड DA होगी, इसकी तरफ लगने वाली फोर्स को अगर मैं F4 कहूँ, तो यहाँ पे भी जो F फोर्स होगी उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो टोटल इस पूरी कॉइल के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगी, AB साइड के ऊपर और CD साइड के ऊपर, जिनके नाम मैंने F1 और बेटा F3 रखे हुए हैं। तो इसका मतलब F1 और F3 फोर्सेस एक्सर्ट होंगी। ऑलरेडी ये आप टॉपिक पढ़ चुके हुए हैं, इसी तरह ये रिवाइज भी होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने क्यों ये सारा काम किया। हम एक्चुअली फाइंड आउट करना चाहते हैं करंट की डायरेक्शन। करंट की क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, डायरेक्शन। अगर आप लोगों को इस फोर्स की डायरेक्शन का पता चल जाए जो इस कॉइल के ऊपर लग रही है, तो उस कॉइल की वजह से लगने वाली फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का इस्तेमाल करूंगा। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। नंबर 1, ये 3 फिंगर्स आप लोग यूज़ करेंगे।
आपकी मिडल फिंगर जो है वो इन दी डायरेक्शन होनी चाहिए लेंथ के। सो ये देखिए लेंथ है ए से बी। फिर आपकी ये वाली फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट ए राइट। तो जो आपको थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। इस दफ़ा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो आउट ऑफ द पेज आ रही है। तो यहीं से मैं कहूँगा कि अगर कोई चीज़ आउट ऑफ द पेज आ रही हो तो बेटा उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। अब इधर देखें, यहाँ ए से बी आ रहे थे तो करंट आएगी आउटवर्ड, क्योंकि फोर्स आउटवर्ड लग रही है। तो मैंने कहा जिस तरफ फोर्स होगी उसी तरफ करंट की डायरेक्शन होगी। तो इस दफ़ा हम सी से डी जब जा रहे हैं तो इसके अपोजिट जा रहे हैं। इसका मतलब इस केस में जो फोर्स होगी वो इनवर्ड लगेगी और करंट भी इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो किसी भी जगह पे इनवर्ड डायरेक्शन में करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस के साथ। सो दिस विल बी डन। यहाँ से बात की समझ आ गई। अब आते हैं जी बेटा, करंट से ही हम लोग इस पूरी कॉइल में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। चूँकि बी और सी साइड पे भी फोर्स ज़ीरो थी, ए से डी साइड पे भी फोर्स ज़ीरो थी, ए से बी साइड पे फोर्स थी और सी से डी साइड पे भी फोर्स थी। तो जिस तरफ फोर्स थी उसी तरफ करंट भी होगी, जिस तरफ करंट होगी वहीं पे ईएमएफ भी होगा। सो हमारे पास ईएमएफ इस कॉइल के अंदर दो होंगे, एक साइड ए बी की तरफ होगा। तो किसी भी कॉइल में इंड्यूस होने वाले ईएमएफ को लिखते हैं हम वी बी एल साइन ऑफ थीटा के साथ, मोशनल ईएमएफ वाला टॉपिक। अब साइड ए बी की तरफ है जो वो होगा वी बी एल साइन ऑफ थीटा। इसी तरह साइड सी डी की तरफ जो होगा वो होगा वी बी एल साइन ऑफ थीटा। तो टोटल जो ईएमएफ पूरी कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा वो टोटल ईएमएफ होगा साइड ए बी की तरफ से ईएमएफ प्लस साइड सी डी की तरफ से ईएमएफ। तो दोनों ईएमएफ्स की वैल्यू को लिखा वी बी एल साइन ऑफ थीटा, इसकी जगह भी आ गया वी बी एल साइन ऑफ थीटा। तो दोनों सेम टर्म्स हैं और ऐड हो रही हैं। जब ऐड हो रही हैं तो 1 + 1 किसके को आ जाएगा 2, और सारी की सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी वी बी एल साइन ऑफ थीटा। नाउ बड़े गौर से बड़े तवज्जो से आपने सुनना है। हेयर v इज़ इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? वो वेलोसिटी जो किसी बॉडी को रोटेट करवा रही हो। इस केस में हमारा जो ये कंडक्टर है वो रोटेट कर रहा है, तो वेलोसिटी v नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ओमेगा के साथ। सो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में ये रिलेशन पढ़ा हुआ था कि v वेलोसिटी बराबर होती है r ओमेगा के। और इसके साथ साथ आपने दूसरी ये कंडीशन लगानी है कि ये जो हम कॉइल यूज़ कर रहे थे ये रिलेशन है सिंगल कॉइल के लिए। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो कॉइल की तो ईएमएफ इंड्यूस भी क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली। सो इस v की जगह मैं r ओमेगा लिखूंगा और n से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को, तो मेरे पास ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आ जाएगी n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। सो दिस इक्वेशन विल बिकम E इज इक्वल टू n के साथ मल्टीप्लाई किया 2 एज इट इज़, v की जगह लिख दिया मैंने बेटा r ओमेगा, बी एल साइन ऑफ थीटा एज इट इज़ आगे। इज इट ओके बेटा? इसके बाद बेटा 2 r और l, इनको मैं सेपरेट लिख देता हूँ, n ओमेगा b और साइन ऑफ थीटा, इन्हें मैं साइड पे लिख देता हूँ। तो 2rl बाहर लिख दिया, n ओमेगा b साइन ऑफ थीटा अंदर लिख दिया। अब ये 2rl क्या चीज़ है? जो मैं शुरू में बात बता रहा था कि 2r था विड्थ ऑफ द कॉइल और l था लेंथ ऑफ द कॉइल। तो एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ है l और विड्थ क्या थी 2r, तो ये टोटल बन जाता है 2rl। तो 2rl की जगह मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ द कॉइल। सो 2rl की जगह मैंने लिख दिया a, बाकी टर्म एज इट इज़। ओके होगी जी बात? ये यहाँ पे मैंने ये कोड भी किया होगा कि 2rl बराबर होगा एरिया ऑफ द कॉइल के। अब बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, थीटा एंगल जो होता है वो किन्हीं दो स्ट्रेट वेक्टर्स के दरमियान होता है। इस दफ़ा हमारी जो कॉइल है वो घूम रही है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रही है, तो वहाँ पे फिर थीटा रिप्लेस हो जाता है ओमेगा टी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। सो थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी, बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएगी बेटा। अब अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहूँ कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो मैक्सिमम कब होगा, तो बेटा वो मैक्सिमम इसी केस में होगा कि ओमेगा टी के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ है। अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होती है यानी 1 होती है
तो हमारे पास ये वाला इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सो लेट्स सपोज फॉर मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा ए एन ओमेगा बी के, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई है 1, ये हमने सपोज किया फॉर मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। और मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ की जगह इसे रिप्लेस कर देते हम एप्सिलॉन नॉट के साथ। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, ए एन ओमेगा बी। तो यहाँ से अगर मैं इस ए एन ओमेगा बी की जगह ये लिख दूँ एप्सिलॉन नॉट, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी इंड्यूस ईएमएफ बराबर, इस पूरी टर्म की जगह मैंने लिख दिया इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम, और साथ में ये टर्म साइन ओमेगा टी एज इट इज़ आ गई। और साइन ओमेगा टी को फर्दर हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू टी के, तो ओमेगा टी की जगह मैंने लिख दिया 2 पाई एफ। ठीक होगी जी बात बेटा। तो नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V बराबर होता है I इंटू आर के, और V है पोटेंशियल, तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या होता है, पोटेंशियल। तो यहीं से V की जगह मैं E भी लिख सकता हूँ, और ये E आई आर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैंने I की वैल्यू निकालनी हो तो I बराबर होगा V ओवर R के, E ओवर R बराबर है I के। इसका मतलब अगर इस E की जगह मैं आई आर लिख दूं तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो ये वाली इक्वेशन को आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। उस E की जगह मैंने लिख दिया आई आर एप्सिलॉन नॉट साइन 2 पाई एफ टी एज इट इज़। इस R को ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके मैं अगर डिवाइड कर दूं तो बेटा I रह गया इधर, R इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज़। ये क्या है, ये है इंड्यूस ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। और कौन सा इंड्यूस ईएमएफ, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, करंट के। क्योंकि मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ है तो इसलिए ये भी करंट के इक्वल आ जाएगा, मैक्सिमम करंट के। तो ये वो करंट होगी जो हमारा हमारा जनरेटर हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जी कि किस तरह से हम लोगों ने देखना है कि ये करंट किस लिहाज से अपना ग्राफ बनाएगी।